हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 8th की ज्योग्राफी। क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम समझेंगे, लाइन टू लाइन चीज़ को हम कंफर्म करेंगे, सारी चीज़ों को हम समझेंगे कैसे मतलब इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं, इंडस्ट्रीज़ का बेसिक फंक्शन क्या होता है ना, सारी चीज़ें समझेंगे। तो इस चैप्टर में मैं आपको पहले बेसिक्स भी कराऊंगा और साथ के साथ में बुक में जो दे रखा है वो भी कवर कराने वाला हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें समझना है कि यार इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कुछ 2-4 बेसिक डेफिनेशन समझनी है, जिसके बाद आपको इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कराऊंगा। राइट, देखो सबसे पहले हमें एक इंडस्ट्री का एग्जांपल समझना है कि हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, इंडस्ट्री होती क्या है और उसमें क्या प्रोसेस होता है वो हमें समझना है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। और इंडस्ट्री है आपकी, मान के चलते हैं, चलो इंडस्ट्री का नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नो डाउट कपड़ा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कपड़ा। अब यार कपड़ा बनता कैसे बॉस, है ना, ये आपको समझना है। तो देखो कोई भी इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए बॉस? रॉ मटेरियल चाहिए। और इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करके क्या बना देती है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देगी। फिनिश्ड प्रोडक्ट कह लो या फिनिश्ड गुड कह लो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपको क्या चाहिए बॉस? कपड़ा बनाना है। तो कपड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो भाई, एक फार्मर लोग होते हैं, किसान भाई होते हैं हमारे। किसान भाई मान लो कॉटन उगा रहे हैं। क्या ग्रो कर रहे हैं? ये मान लो कॉटन ग्रो कर रहे हैं। तो किसान भाई कॉटन ग्रो कर रहे हैं, ये तो एग्रीकल्चर हो गई। तो इस कॉटन को यहाँ पर लेके आएंगे। तो कॉटन मतलब इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा। इस कॉटन की यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पर कपड़ा बन के आ जाएगा। तो कपड़ा क्या हो जाएगा? फिनिश प्रोडक्ट। तो कोई पूछे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, आप कहोगे सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉटन इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है। तो कॉटन से कपड़ा बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग जिस जगह पर की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग जिस जगह पर की जा रही है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं बॉस? इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे यार व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, कोई पूछ ले आपसे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बॉस? इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई पूछे तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। और ये मैन्युफैक्चरिंग का काम जिस जगह पर किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो कई बार हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सिनोनिम यूज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ यूज कर लेते हैं। अब इतना समझ में आ गया इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बॉस? सबसे पहले वी नीड रॉ मटेरियल। सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए। फिर जो इंडस्ट्री बना के देगी व्हाट इज वो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी इंडस्ट्री काम करती है। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आती है। किस में आती है? इंडस्ट्री जो है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था एग्रीकल्चर जो है, फार्मर क्या करते हैं? खेती करते हैं। और जो नेचर के साथ एक्टिविटीज जो कनेक्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये भी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। मगर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जो कॉटन है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? क्लॉथ में। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो जब भी आप शब्द सुनो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तो आप समझ जाना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब जहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब कोई पूछे यार इंडस्ट्रीज हमारी कितने प्रकार की होती हैं, इंडस्ट्रीज के टाइप्स पूछें, इंडस्ट्रीज के क्या पूछें? टाइप्स पूछ लें तो आप बताओगे इंडस्ट्रीज साइज के आधार पर। किसके आधार पर? साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं आपकी। नंबर 1 स्मॉल, या आप कह सकते हो कॉटेज इंडस्ट्री। कैसी इंडस्ट्री कह सकते हो? कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। पहली इंडस्ट्री कौन सी हो जाएगी? कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। दूसरी हो जाएगी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और तीसरी हो जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
तो इंडस्ट्रीज का अगर हम क्लासिफिकेशन करें बॉस, क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, टाइप्स देखें, तो आप बताओगे सर इंडस्ट्री जो है हमारी, अगर हम साइज के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें, साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज है हमारी, 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली इंडस्ट्री हो जाएगी हमारी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, दूसरी हो जाएगी स्मॉल स्केल, तीसरी लार्ज स्केल। दूसरा अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, तो दूसरा हम दे सकते हैं रॉ मटेरियल के आधार पर। किसके आधार पर, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तो रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कलर थोड़ा ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो रॉ मटेरियल के आधार पर, रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है आपका, एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आ रहा है तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल ओशन से आ रहा है तो उसको बोलेंगे मरीन इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल आपका जानवरों से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर रॉ मटेरियल मिनरल से आ रहा है तो उसको बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा किसके आधार पर, साइज के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर देखा हमने, रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज हमने देखी। तो साइज के आधार पर इंडस्ट्री हमारी, पहली कॉटन इंडस्ट्री, दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के आधार पर पहली आपकी एग्रो बेस्ड, अगर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है, दूसरी फॉरेस्ट बेस्ड, अगर फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल आ रहा है, तीसरी मरीन बेस्ड, अगर आपका रॉ मटेरियल ओशन से आ रहा है, और फोर्थ हो जाएगी आपकी एनिमल बेस्ड, अगर जानवरों से आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है, और आप फिफ्थ हो जाएगी मिनरल बेस्ड, अगर आपका रॉ मटेरियल मिनरल्स के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है उसके आउटपुट के आधार पर। किसके आधार पर, आउटपुट के आधार पर जो इंडस्ट्री है वो कितने तरह की होती हैं। तो आप बताओगे सर आउटपुट के आधार पर इंडस्ट्री हमारी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, एक होती है हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, और एक होती हैं नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो फर्दर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, ठीक है। और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर लेता है। और लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका ओनरशिप के आधार पर कि यार मालिक कौन है, इंडस्ट्री का मालिक कौन है, उसको हम बोलते हैं ओनरशिप के आधार पर। अगर कोई पूछे यार इंडस्ट्री ओनरशिप के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है कि सर ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री जो है हमारी, नंबर एक तो होती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर। ओनरशिप के आधार पर अगर मालिक कौन है, कोई इंडिविजुअल है, कंपनी है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। अगर इंडस्ट्री का मालिक सरकार है तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, सरकार मालिक है। और प्राइवेट और पब्लिक दोनों मालिक हैं तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट सेक्टर। और कई सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले लोग, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, वर्कर सब मिलजुल के चला रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोलेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो मैं चाह रहा हूँ यार इस चार्ट को आप बनाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर इसके आधार पर जितनी भी इंडस्ट्रीज अपनी बुक में दे रखी है मैं कवर करा दूंगा। यही चार्ट आपको 12th तक काम आता है। अगर ज्योग्राफी आप क्लास 12th तक भी पढ़ोगे ना तो क्लास 12th तक आपको ये काम आएगा, ऑल्दो मैंने ये 8th में ही बता दिया। तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन 4 तरह से कर सकते हैं। साइज के आधार पर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, रॉ मटेरियल के आधार पर उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आउटपुट के आधार पर उसका फिनिश प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फिनिश प्रोडक्ट को अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री यूज कर रही है तो बेसिक, फिनिश प्रोडक्ट को डायरेक्टली अगर कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक या कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। आउटपुट ओनरशिप के आधार पर उसका मालिक कौन है, वो उसका मैनेजमेंट कौन देख रहा है, मैनेज कौन कर रहा है। अगर कुछ प्राइवेट लोग कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर, सरकार कर रही है पब्लिक सेक्टर, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर कर रहे हैं जॉइंट सेक्टर, और आपके रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर वर्कर सब मिलकर चला रहे हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, देखेंगे चैप्टर में क्या दे रखा है बॉस। चलो भाई अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या दे रखा है सारी चीज़ें। हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू फैक्ट दैट नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपने कभी सोचा है जो आप नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हो यार ये कैसे आपके हाथ में आई। आपको पता है इसको नोटबुक जो है, जो पेजेज बनाए जाते हैं, जो आपका पेपर बनाया जाता है वो एक ट्री से बनाया जाता है। तो ट्री क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और ये पेपर क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बीच का जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग, और ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ट्री। तो पेपर जो बनता है उसकी जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले ट्री से स्टार्ट होती है, फिर इस पेड़ को काट दिया जाता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, फिर इसको पल्प मिल में भेजा जाता है, पल्प मतलब उसका गूदा सा बना दिया जाता है। देयर द वुड ऑफ ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड टू वुड पल्प। इस कट करके इसको इंडस्ट्री में भेजेंगे, वहाँ पे इसका पल्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पल्प बन जाएगा। तो ट्री लिया हमने, ट्री को मिल में भेजा तो इसका पल्प बन गया,
ठीक है, ऐसे करके। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स, फिर इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। क्या ऐड किए जाते हैं? केमिकल्स ऐड किए जाते हैं पल्प के साथ, ठीक है। फाइनली फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाई मशीन्स के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। फिर इस पर आपको पता है इंक से लाइन खींच दी जाती हैं। द पेजेज वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक, और फिर इनको बाइंड कर दिया जाता है, नोटबुक की फॉर्म में पैक कर दिया जाता है और फिर मार्केट में भेज दी जाती है और फाइनली आपके पास पहुंचती हैं। तो हमने देखा इस मतलब एग्जाम्पल में कैसे आपके जो ट्री से, ट्री किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पेपर में कन्वर्ट होकर आपके पास पहुंच रहा है पेपर। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस है। ये वाला जो प्रोसेस है ये कहां पर होता है? इंडस्ट्री में होता है, और इसको ट्री से पेपर कन्वर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बॉस। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल। सिंपल सी बात है यार, सेकेंडरी एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होता है जो रॉ मटेरियल को उससे ज़्यादा वैल्यू में वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यूज कर रहे थे कॉटन, तो नॉर्मल कॉटन की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी क्लॉथ की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? क्लॉथ की ज़्यादा होती है। हैव यू सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक, दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपने देखा पहले आपने ट्री को किस में कन्वर्ट किया? पेपर में कन्वर्ट किया, और पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया? नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस ट्री को पेपर में कन्वर्ट करना, तो ट्री की पेपर की वैल्यू जो है इससे ज़्यादा हो जाएगी, और फिर पेपर को हमने नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हो तो उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, उसमें टाइम इन्वेस्ट होता है, तो नेक्स्ट स्टेज में जो चीज़ बनती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम। तो सिंपल सी बात है, जो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिला, जैसे आपने कपड़ा लिया, मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या मिला आपको? क्लॉथ मिल गया, और शुरू में क्या यूज कर रहे थे हम? कॉटन। तो सिंपल सी बात है, कपड़े की वैल्यू ज़्यादा है किससे? कॉटन से। कपड़े का यूज ज़्यादा है, इसकी यूज भी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, इसका कॉटन का यूज भी कम है और इसकी वैल्यू भी कम है। वैल्यू इसकी ज़्यादा कपड़े की क्यों हो गई? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हुई है भाई साहब, इसमें टाइम लगा है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे संबंधित है? या तो इसमें कोई चीज़ें बनाई जाती हैं, या मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, या कोई सर्विस दी जाती है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? आयरन बनाया जाता है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जिसमें कोल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। जैसे मान लो ये माइन है, यहाँ पर कोयला है, तो कोयले को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, किसको बाहर निकालना? कोल को बाहर निकालना, ये एक प्रोसेस हो जाएगा और ये इंडस्ट्री हो जाएगी हमारी कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री हो जाएगी? कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो जाएगी बॉस, है ना। और टूरिज्म भी इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो मैंने अभी समझाया था। इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीके से क्लासिफिकेशन दे रखा है। नंबर 1 रॉ मटेरियल के आधार पर, नंबर 2 साइज के आधार पर, नंबर 3 ओनरशिप के आधार पर। पहला दे रखा है रॉ मटेरियल के आधार पर, ठीक है। रॉ मटेरियल के आधार पर कन्वर्ट देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है बस, रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ। ये हमारी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें यहाँ पे जो यूज करेंगे वो हो जाएगा रॉ मटेरियल, और यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी उसको हम बोलेंगे फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, रॉ मटेरियल के आधार पर, ध्यान रखना, रॉ मटेरियल के आधार पर हमारी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1 एग्रो बेस्ड, अब यार नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है, उनको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, दूसरी मिनरल बेस्ड हो सकती हैं। अगर रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? मिनरल्स से आ रहा है तो उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं, और फॉरेस्ट से आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉरेस्ट बेस्ड बोल सकते हैं। और समुद्र से आ रहा है तो उसको मरीन बेस्ड भी बोल सकते हैं, मरीन बेस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के
टाइप और यूज पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक एक लाइन की डेफिनेशन देख रही है। अगर पूछे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं तो यहाँ से यहाँ तक लर्न कर लेता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट को यूज करती हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल दे रखे हैं फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री, ये सब एग्जांपल हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ठीक है बॉस। दूसरी है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज करती हैं मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में। तो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज ए रॉ मटेरियल। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती हैं वो मिनरल ओर को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इनके प्रोडक्ट को किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी फीड करा दिया जाता है, मतलब यूज किया जाता है। जैसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आयरन जो बनता है वो किसका एग्जाम्पल है? आयरन जो बनता है बॉस वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन ओर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है आयरन में। तो आयरन ओर क्या है? आयरन ओर एक मिनरल है। तो जो आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो जाएगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये एग्जांपल हो जाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ओके। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। और आयरन जो बनता है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, इसको हम कई सारी चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे इससे हैवी मशीन बना सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, रेलवे के कोच बना सकते हैं, मतलब डिब्बे बना सकते हैं। रॉ मटेरियल के आधार पर एक और इंडस्ट्री होती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो ओशियन और सी से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी फूड की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। अगला है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो होती हैं जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस मिलता है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पल्प और पेपर, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल हो गए। तो बॉस यहाँ पर आपकी रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज दे रखी हैं उसमें नंबर 1 तो हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 2 हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 3 हो गई मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 4 हो जाएगी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल के आधार पर सबके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं रॉ मटेरियल का था। अगला है साइज। इंडस्ट्री का साइज कितना है? देखो बस इंडस्ट्री का जो साइज है ना वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, कितना आपने इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कैपिटल का मतलब आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है। आपने कम पैसा इन्वेस्ट किया है तो छोटी इंडस्ट्री, ज़्यादा तो जो बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री। दूसरा डिपेंड करता है तुम्हारी इंडस्ट्री में काम कितने लोग कर रहे हैं, वर्कर्स, है ना। तीसरा डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना माल बना रही है। थोड़ा बहुत माल बना रही है तो छोटी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा माल बना रही है तो बड़ी इंडस्ट्री। और फिर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी, आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व हो रही है, वो हो जाएगा उसका साइज डिसाइड करता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई साइज का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा इंडस्ट्री में लगाया है, कितने लोग आपके काम कर रहे हैं और कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है। 3 चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करती हैं किसको, साइज को डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि साइज से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाई साइज ऑफ इंडस्ट्री। तो आप बताओगे साइज ऑफ इंडस्ट्री का मतलब है कितना उसमें पैसा लगाया गया, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन मतलब जैसे मान लो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, तो कितना कपड़ा बना वो हो जाएगा उसका प्रोडक्शन, राइट। तो साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर दे रखे हैं 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली होती हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, दूसरी आपकी आ जाएंगी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये रही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और तीसरी आज आपके आ जाएंगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, खैर इसमें देख लेते हैं बुक में जो दे रखा है। ऑन द बेस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्लासीफाई कर सकते हैं, मगर एक और इंडस्ट्रीज में दे रखी है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो कॉटेज और स्मॉल स्केल, कॉटेज को ही स्मॉल स्केल में इंक्लूड कर लिया है। तो कॉटेज और हाउस होल्ड का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो घर में चलती हैं। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो घर में काम करती हैं, जिसमें घर के लोग जो हैं फैमिली मेम्बर्स ही काम करते हैं उसमें, जिसमें कैपिटल बहुत कम यूज होता है, जिसमें बहुत प्रोडक्शन बहुत कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैंड। जहाँ पे चीज़ों को किससे बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है, बाय द आर्टिसंस मतलब कारीगरों के द्वारा। बास्केट वीविंग, पोल्ट्री और अदर हैंडीक्राफ्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कोई पूछे कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, इतना लिख देना। कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जो हम बास्केट बनाते हैं, लकड़ी की बास्केट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और भी हाथों से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लेते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में। कॉटेज मतलब जो घर में चलती है, फैक्ट्री में नहीं चलती, घर में चलती है, जिसमें फैमिली मेम्बर काम करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो होता है, राइट।
अगली इंडस्ट्री आती है तुम्हारी, तो ये तो होगी कॉटेज। दूसरी होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट कैन प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर बता रखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें कम पैसा लगाया जाता है और कम माल प्रोड्यूस होता है बड़ी इंडस्ट्रीज की तुलना में। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें जो पैसा लगाया जाता है वो भी ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो अच्छी होती है, उनको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कोई पूछे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दो तो आप बताओगे सिल्क मतलब जो रेशम की बुनाई करना, फूड की प्रोसेसिंग करना, ये छोटी इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। जबकि ऑटोमोबाइल्स जिसमें गाड़ी आ जाएंगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर और हैवी मशीनरी, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अगला दे रखा है ओनरशिप के आधार पर मालिक कौन है। अगर तुम खुद मालिक हो तो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा भैया, सरकार मालिक है तो पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, तुम दोनों मालिक हो तो आपका जॉइंट सेक्टर हो जाएगा, सब लोग मालिक हैं रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर और जो वर्कर सब में तो उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है भाई, ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो 4 प्रकार से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष और कई सारे लोग भी मिलकर चला सकते हैं। दूसरी आ जाएगी आपकी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है HAL, ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा दे रखा है एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल। ये दोनों की दोनों कंपनी आपकी पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगी, राइट। प्राइवेट में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, टाटा ले लो, है ना। जॉइंट सेक्टर कौन सी इंडस्ट्री है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड। ओन्ड मतलब मालिक और ऑपरेटेड मतलब उसको चला कौन रहा है, बाई द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसको सरकार भी चलाती है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है सरकार भी चलाती है और इसको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से मिलकर चलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इसका मारुति उद्योग लिमिटेड इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर्स। ठीक है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड किसका एग्जाम्पल है, जॉइंट सेक्टर का। फोर्थ है आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखना इसमें कौन कौन लोग हैं, एक तो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले, सप्लाई करने वाले और वर्कर्स, और दोनों। तो ये सब मिलकर चलाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को। रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले, रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले, वर्कर, ये सब मिलकर चलाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को। इसका एग्जाम्पल है अमूल। क्या है, अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सुधा डेयरी, ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर का। ठीक है, तो आज हमने देखा बॉस इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो ये स्टार्टिंग वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम कवर कर रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। तो हमने देखा था इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल देते हैं और वही रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बताया था। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये काम जहाँ पर किया जाता है, जिस जगह पर किया जाता है, उसी जगह को हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। कैसी एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट की जो वैल्यू है रॉ मटेरियल से ज़्यादा होती है, राइट। फिर हमने इसके बाद इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखा था। रॉ मटेरियल के आधार पर हमने देखा था इंडस्ट्रीज जो होती हैं एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। ये 4 तरह का क्लासिफिकेशन हमने देखा था रॉ मटेरियल के आधार पर कि इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल आ रहा है कहाँ से आ रहा है। एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल से आ रहा है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओशन से आ रहा है तो मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट से आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर हमने देखा था साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज। साइज के आधार पर इंडस्ट्री स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल के अंदर ही हमने देखा था कॉटेज इंडस्ट्रीज आती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती हैं। फिर हमने देखी थी इंडस्ट्रीज ओनरशिप के आधार पर। प्राइवेट व्यक्ति कोई मालिक है तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, सरकार मालिक है तो उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चला रहे हैं तो उसको जॉइंट सेक्टर बोलते हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले वर्कर सब मिलकर चला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ऐसे करके हमने ओनरशिप के आधार पर भी 4 प्रकार की इंडस्ट्रीज को देखा था। तो यहाँ तक हमने कल टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है
तो इंडस्ट्री लगाने का पर्पज़ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसका पर्पज़ होता है कि यार प्रॉफिट कमाया जाए। प्रॉफिट वो भी कैसा? मैक्सिमम। हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसको प्रॉफिट कैसा मिले? मैक्सिमम। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम रखने के लिए वो व्यक्ति कई सारे फैक्टर्स पर ध्यान देता है, कई सारी चीज़ों पर ध्यान देता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 वो देखेगा मार्केट। कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री वहाँ लगाएगा जहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो मार्केट जो है बिल्कुल नियर होना चाहिए, नियर बाई होना चाहिए। इंडस्ट्री लगाते समय हम ध्यान रखते हैं कि मार्केट बहुत नियर बाई हो। जैसे मान लो ये प्यारा हमारा भारत है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है साउथ इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो फिर आपको कुछ बचने वाला नहीं है, तो आपको इंडस्ट्री साउथ में ही लगानी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर होता है रॉ मटेरियल। हर इंडस्ट्री को आपको पता है रॉ मटेरियल चाहिए, तो इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। तीसरा देखा जाता है लेबर सप्लाई। इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर लेबर सप्लाई पर्याप्त अवेलेबल हो, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए नो डाउट लेबर चाहिए। फिर आता है आपका पावर, बिजली। इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती है जहाँ पावर अच्छी अवेलेबल हो। फिर देखा जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें ये भी इंपॉर्टेंट है यार कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। फिर है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी बेकार होती हैं कि लोग वहाँ पे उस देश में इंडस्ट्री लगाना पसंद नहीं करते। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होती हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, तो लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगाते हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे मेन फैक्टर्स, ठीक है। और हम कह सकते हैं वाटर अवेलेबिलिटी। अब ये तो छोटे मोटे फैक्टर हो जाएंगे, नो डाउट वाटर भी चाहिए, है ना। हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर रोड अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें इंडस्ट्री को रन करने के लिए। तो ये फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं बुक में क्या दे रखा है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि एक इंडस्ट्री आप लगा रहे हो, तो इंडस्ट्री लगाते समय हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 मार्केट पर ध्यान देते हैं। कैपिटल नो डाउट यार, पैसा तो चाहिए यार, पैसा होगा तो ही मतलब इंडस्ट्री लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये कुछ फैक्टर हो गए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो आप इन सब के नाम लिख सकते हो बॉस, है ना। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। अब ऐसा नहीं है देखो यार कि सारे फैक्टर एक जगह पे अवेलेबल हो, कुछ एक दो ना हो तो चल जाएगा, पर मोस्टली होने चाहिए। समटाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। तो कई बार सरकार ऐसा भी करती है, सरकार कहती है कि जैसे मान लो भारत है हमारा, है ना, तो भारत में कुछ रीजन ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। अगर सरकार कहती है अगर आप पिछड़े हुए रीजन में आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो हम आपको सब्सिडाइज मतलब छूट, आपको बिजली नॉर्मली हम किसी को 10 रुपये की दे रहे हैं, आपको हम 5 रुपये की देंगे। ये होता है सब्सिडाइज, मतलब सब्सिडी का सिस्टम सरकार पे करती है ना। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम लेती है सरकार, वहाँ पे फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराती है। तो कुल मिला के बात ये कि सरकार भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, क्योंकि सिंपल बात है यार, इंडस्ट्रीज लगेंगी, आपको सीधा सीधा मैं बताता हूँ, इंडस्ट्रीज लगेंगे तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो भाई पॉवर्टी कम होगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों के पास मनी आएगा, मनी आएगा तो लोग मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, कई सारी चीज़ों की, तो इकोनॉमी रन कर जाएगी। तो इंडस्ट्री लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, किसी भी टाउन की ग्रोथ के लिए, किसी भी शहर के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत तरह की जॉब्स क्रिएट होती हैं। इंडस्ट्री से बैंकिंग सेक्टर ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका हाउसिंग सेक्टर ग्रो करता है, घर वर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, इंडस्ट्री लगाने से मार्केट ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका एजुकेशन सिस्टम भी ढंग से ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका मतलब और क्या कह सकते हैं, हमारा जो लैंड है वो रियल एस्टेट वाला बिजनेस वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री पर सीधी सीधी डिपेंड है। अगला टॉपिक है बॉस इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या मतलब यार इंडस्ट्रियल सिस्टम का, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब सिंपल यार, जैसे कंप्यूटर में नहीं देखा आपने कि भाई ये इंडस्ट्री हो गई, एक सेकेंड, ये मान लो हमारी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है बॉस। इंडस्ट्री यहाँ लिख देते हैं, ये हो गई अपनी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या क्या होता है भाई, नंबर 1 हम उसको देते हैं रॉ मटेरियल। क्या देते हैं? रॉ मटेरियल। फिर उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद उससे हमें क्या मिलता है? फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या है, देखो बॉस, इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट।
ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है बताओ यहाँ पर, रॉ मटेरियल हो जाएगा आपका इनपुट, जो चीज़ आप दे रहे हो। फिनिश प्रोडक्ट क्या है, ये आपका हो जाएगा आउटपुट, और बीच में क्या होगी प्रोसेसिंग। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये सपोज करो ये इंडस्ट्री है आपकी शुगर इंडस्ट्री है बॉस। कौन सी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री का मतलब है इसको आप रॉ मटेरियल के रूप में क्या दोगे बताओ, शुगर केन, क्या दोगे, शुगर केन। तो शुगर केन क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल इनपुट हो जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसको निचोड़ा जाएगा और इससे हम क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं। तो शुगर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स, इसको हम आउटपुट बोलेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन चीज़ें होंगी, नंबर एक इनपुट होगा, नंबर दो प्रोसेसेस होंगे और नंबर तीन आउटपुट होगा। इनपुट आर द रॉ मटेरियल। इनपुट क्या होते हैं, इनपुट के रूप में ध्यान रखना, इनपुट में नंबर एक रॉ मटेरियल, क्या क्या आ जाता है इनपुट में, रॉ मटेरियल आ जाता है। इनपुट में लेबर आ जाती है, इनपुट में आपका लैंड की कॉस्ट आ जाएगी, ज़मीन जो आप जहाँ पे इंडस्ट्री रन कर रहे हो। इनपुट में आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाएगी, इनपुट में आपकी बिजली की कॉस्ट आ जाएगी, पावर की कॉस्ट आ जाएगी। इनपुट में आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो जो चीज़ अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा इनपुट। याद रखो इनपुट में नंबर एक आपका रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनपुट में आ जाता है। फिर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो प्रोसेस में वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती हैं, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। आउटपुट होता है वो होता है एंड प्रोडक्ट, एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट जैसे मान लो शुगर बनी, शुगर को बेचा और इससे इनकम कमाते हैं। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, यहीं पर आप इसको कौन सी इंडस्ट्री ले लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, कपड़ा वाली इंडस्ट्री ले लो, तो इसमें इनपुट क्या हो जाएगा बताओ, इनपुट नो डाउट कॉटन हो जाएगा, मतलब सॉरी इनपुट कॉटन नहीं, हाँ कॉटन हो जाएगा, है ना। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनपुट में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से इनपुट हो जाएगा। फिर प्रोसेसिंग में क्या होगा, उसकी गिनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सारे आपके प्रोसेसेस हो जाएंगे। और आउटपुट में एक शर्ट निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, शर्ट जिसको आप पहनते हो। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो कुल मिला के बात ये भाई साहब, इंडस्ट्रियल सिस्टम कुछ नहीं है, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इंडस्ट्रियल सिस्टम। एक होता है तुम्हारा प्रोसेसेस होते हैं एक में बहुत सारे, एक में आपका इनपुट आ जाएगा और एक में आपका आउटपुट आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन्स। दुनिया में यार कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं बॉस, कौन कौन सी जगह पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन्स जब डेवलप होते हैं जब कई सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे एक दूसरे के आसपास लोकेटेड होती हैं और एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री को फायदा पहुँचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो हीरो कंपनी का प्लांट है, हीरो की बाइक बन रही है। अब हीरो कंपनी को भाई साहब टायर भी चाहिए, तो एक कंपनी ने यहाँ पे टायर बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, टायर। जैसे मान लो अपोलो के टायर बन गए, अपोलो के टायर बना दिए, सीएट के टायर बना दिए, एमआरएफ के टायर बना दिए। दूसरी इंडस्ट्री ने मान लो यहाँ गियर बनाने की इंडस्ट्री डाली, तीसरी ने यहाँ पे लाइट बनाने की इंडस्ट्री डाली, चौथी इंडस्ट्री ने यहाँ पे कवर बनाने की इंडस्ट्री डाली, पांचवी इंडस्ट्री ने बल्ब बनाने की इंडस्ट्री डाल दी, छठी इंडस्ट्री यहाँ पर एक जो नट बोल्ट बनाने वाली। तो मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा, एक इंडस्ट्रियल रीजन कहलाएगा जहाँ पे एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से अटैच है, एक दूसरे का आपस में एक दूसरे को फायदा हो रहा है। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन कौन से हैं इंडस्ट्रियल रीजन, तो वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन देखते हैं। नंबर एक यहाँ पे दे रखा है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। देखो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला रीजन हो जाएगा ईस्टर्न वाला रीजन, तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। एक तो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्ट वाला हिस्सा है ये वाला। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये यूरोप है, तो यूरोप का ये सेंटर वाला हिस्सा हो जाएगा, और वेस्टर्न मतलब ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये यूरोप का हिस्सा हो जाएगा। ये भी इंडस्ट्रियल रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा। फिर इसके अलावा ईस्टर्न एशिया, एशिया का ईस्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न एशिया हो जाएगा, जहाँ पर आपका चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया तो छोड़ो पर साउथ कोरिया, जापान इसमें नो डाउट आते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन जो है टेम्परेट एरिया में है, समुद्र के पोर्ट्स के पास हैं और कोल फील्ड्स के पास हैं। सिंपल सी बात है यार, है ना। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन पाए जाते हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई और पुणे के बीच में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं जिसको मुंबई पुणे क्लस्टर बोलते हैं। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन जो बंगाल के आसपास है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन गुजरात में है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट झारखंड के आसपास, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट ये आंध्र प्रदेश में है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन अपने दिल्ली के आसपास है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम ये आपका केरला में है, राइट। ये इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के हैं। देखो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी 1984 में। 1984 में आपने सुना होगा भोपाल नाम के शहर में,
भोपाल आपको पता है मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, कंपनी का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी थी। और इस कंपनी में गैस लीक हो जाती है, उस गैस का नाम था MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस लीक हो जाती है जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। इस घटना को बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। क्या बोलते हैं बॉस इसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। इसकी मूवी भी आई है, आप मूवी देखें, मज़ा आएगा आपको ना, और देखने को मिलेगा यार कितनी बुरी घटना हुई थी और कितनी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। मज़ा तो खैर क्या यार, मतलब एक कहानी समझ में आएगी कि इंडस्ट्रियल रीजन में अगर थोड़ा सा सेफ्टी को हम इग्नोर करते हैं तो कितनी बड़ी घटना हो सकती है, राइट। मतलब सीखने को मिलेगा, है ना। तो इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट एंड डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो इस वजह से होती हैं या तो कोई टेक्निकल फेलियर हो जाए मशीन में, या फिर हम कोई जो खतरनाक मटेरियल है, हैजार्डस मटेरियल मतलब खतरनाक मटेरियल है, उसको इररेस्पॉन्सिबली हैंडलिंग करें, बिना जिम्मेदारी के हैंडलिंग करें, ध्यान ना दें। तो एक ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है, एक ऐसी इंडस्ट्रियल डिजास्टर देखने को मिलती है भोपाल में। 3 दिसंबर 1984 की बात है भाई साहब, 3 दिसंबर 1984 भोपाल की घटना होती है ना। रात के मतलब 12 बज गए थे उस समय। एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिलता है और एक बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइट कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और रिएक्शन कर लेती है बाकी चीज़ों के साथ, और फिर इसके प्रोडक्ट बाहर निकल के आते हैं। और ये एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ऐसा बताते हैं इस गैस के लीक होने की वजह से जहरीली गैस जब आसपास के एरिया में फैल जाती है तो 3,598 लोगों की डेथ यहाँ पे हो जाती है 1989 तक, ठीक है। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफर फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। जो आज बच गए उनकी बहुत सारी समस्याएं, जैसे अंधे हो गए हैं, उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, पेट की बीमारियां हो गई हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। ऐसे ही एक इंसिडेंट और होता है 2005 में, 23 दिसंबर 2005 में होता है। एक गैस वेल था, उसमें आग लग जाती है। कहाँ पर, गाँव कियो चोंगगिंग चाइना में। इसमें 243 लोग मारे जाते हैं, 9,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 64,000 लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट किया गया था, मतलब बाहर निकाला गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। कई सारे लोग तो बेचारे इसलिए मर जाते हैं, वो भाग ही नहीं पाते हैं। दोज हू कुड नॉट एस्केप इन द टाइम सफर्ड बर्न्स। और जो लोग बेचारे टाइम पर नहीं निकल पाए तो वो जल जाते हैं, किसी की आँख जल जाती है, किसी की स्किन जल जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं गैस की वजह से, ये सारी चीज़ें। तो यार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट सच इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो यहाँ पर कुछ तरीके बता रखें कि ऐसी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को हम बचा सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 5 तरीके बता रखे हैं। पहला, आप यार जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हो उसको आपका जो लोग रह रहे हैं वहाँ से दूर रखो यार। रेजिडेंशियल एरिया, मान लो यहाँ पे जनता रहती है तो इंडस्ट्री को यार जनता के पास क्यों लगा रहे हो, इंडस्ट्री को दूर लगाओ। दूर लगाओगे, अगर कोई घटना होगी तो लोग जा तो सकते हैं, बच तो सकते हैं। अगर कतई पास में इंडस्ट्री होती है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो पहला ये है कि डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया जो हैं इनको सेपरेट रखना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा जो लोग रह रहे हैं उनसे दूर होने चाहिए ताकि कोई घटना होती है तो लोग सेफ रहें, ठीक है। People staying in the vicinity of industry should be aware of storage of toxins and hazardous substances and their possible effects in case of if accident। अगर मान लो, चलो ठीक है, आपको ये भी पता है भले इंडस्ट्री हमने यहाँ लगाई है, लोग यहाँ रह रहे हैं, पर समय के साथ लोग बढ़ते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, इंडस्ट्री और उनके बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। तो जो लोग इंडस्ट्री के आसपास रह रहे हैं, विसिनिटी मतलब क्लोजनेस, जो लोग इंडस्ट्री के पास रह रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो इंडस्ट्री है इसमें कौन कौन से जहरीले और खतरनाक पदार्थ हैं और अगर वो लीक हो जाते हैं, अगर कोई घटना होती है तो मुझे कैसे बचना है। तो लोगों को अवेयर करना चाहिए। पहला तो दूर रखना चाहिए इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरिया से। अगर मान लो आप पास में रह रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। जो आग लगने का सिस्टम है और आपको आग लग गई है तो वार्निंग देने का सिस्टम है, ये अच्छा होना चाहिए ताकि जो डैमेज है उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की लिमिटेड होनी चाहिए। आपके पास कैपेसिटी है मान लो 100 kg रखने की, मगर उसमें आप रख रहे हो 200 kg 150 kg, तो यार ये गलत है ना। तो लिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड अमाउंट में मतलब ये जहरीले पदार्थ हैं, लिमिटेड अमाउंट में ये डेंजरस सब्सटेंसेस हैं, इनको स्टोर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनका स्टोरेज नहीं करना चाहिए ताकि इन केस अगर कोई घटना होती है तो नुकसान कम हो।
साथ के साथ में पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। अगर आप इंडस्ट्री लगा भी रहो तो जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने इंडस्ट्री लगा दी, आप पानी को पॉल्यूट कर रहे हो, हवा को पॉल्यूट कर रहे हो, सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हो, तो पॉल्यूशन कम से कम हो। तो ये हम स्टेप्स ले सकते हैं इंडस्ट्रीज में जो रिस्क है उसको कम करने के लिए। तो ये हो गया रिस्क रिडक्शन मेजर्स, रिस्क को कम करने के तरीके, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हमने 5 तरीके यहाँ पे देख लिए हैं बॉस। ठीक है, अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। इस वाले टॉपिक को मैं चाहता हूँ अलग से डील करूँगा, आगे एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। तो इसका टॉपिक हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। इस वाले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना कंप्लीट, राइट। तो शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हैं। वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अगर कोई पूछे वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज के नाम बताओ तो आप कहोगे सर वर्ल्ड की पहली मेजर इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। दूसरी इंडस्ट्री आपकी स्टील इंडस्ट्री, तीसरी इंडस्ट्री हो जाएगी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो 3 इंडस्ट्री वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है, वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ये आपका इंफॉर्मेशन IT से संबंधित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होती हैं, वेब डिजाइनिंग, राइट। आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। देखो आज से अगर हम बात करें बहुत समय पहले की, तो पुरानी इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील इंडस्ट्री तो पुरानी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, मगर ये IT इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, ये नई इंडस्ट्री अभी निकल के आई है, पहले नहीं हुआ करती थी, राइट। अच्छा, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज मतलब जो अभी रिसेंटली इमर्ज हो रही हैं, अभी जिनका मतलब राइज हो रहा है। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का एक नाम और दिया गया है सनराइज, अभी राइज कर रही है ना, सनराइज इंडस्ट्रीज कहा गया है। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ये इंडस्ट्री जो है इमर्जिंग इंडस्ट्री कहलाती है, जो अभी निकल के आ रही है, राइट। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया। कोई पूछे यार कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ऐसा आप बताओगे जर्मनी में पाई जाती हैं, USA में पाई जाती हैं, चाइना में पाई जाती हैं, जापान में पाई जाती हैं, रशिया में। ये वो देश हैं जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री भर भर के हैं बॉस। अब कोई पूछे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कपड़ा उद्योग, तो आप बताओगे टेक्सटाइल में इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती है। और हब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर पाई जाती है, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। तो एक तो मतलब ये IT इंडस्ट्री आपकी USA में, कैलिफोर्निया कहाँ है, USA में, वहाँ पर है सिलिकॉन वैली में। और भारत का सिलिकॉन वैली हम बोलते हैं बेंगलोर को, बेंगलोर में भी IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो आपसे कोई पूछे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, अब आपको पता है सिलिकॉन वैली जो कहाँ पर है, USA में, किसके लिए फेमस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कोई पूछा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या है, तो आप कहोगे सर इंडिया की सिलिकॉन वैली जो है ना वो बेंगलोर है। क्या है, बेंगलोर है। कहाँ पर है बेंगलोर भाई, बेंगलोर आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में। इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्यों फेमस है ये फेमस है IT इंडस्ट्रीज के लिए। कौन सी इंडस्ट्रीज, IT इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। अब हम डिस्कस करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। जैसे हर इंडस्ट्री में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि नंबर 1 हम इनपुट देते हैं भाई, फिर उसका प्रोसेसिंग होती है भाई, और फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ऐसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी ये प्रोसेसेस होते हैं। दिस इज ए फीडर इंडस्ट्री, ये एक फीडर इंडस्ट्री है। फीडर इंडस्ट्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट है, जो आयरन और स्टील जो बनेगा, आयरन और स्टील बनेगा, उसको बाकी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है रॉ मटेरियल की तरह। किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, आप देखो आपको मशीन बनानी है, तो मशीन बनाने के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए। आपको रॉड बनानी है, क्या चाहिए, लोहा चाहिए। आपको नट बोल्ट बनाने क्या चाहिए भाई, लोहा चाहिए। आपको
आपको एक शीट बनानी है लोहे की, तो क्या चाहिए, लोहा चाहिए। आपको कुछ भी मतलब मेटल की चीज़ बनानी है तो उसके लिए बेसिक आपको क्या चाहिए, लोहा चाहिए ही चाहिए। इसलिए दिस इज ए फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, जिसके प्रोडक्ट को बाकी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई पूछे यार आयरन और स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कोई पूछे आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इसमें इनपुट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन। तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो चाहिए हमें आयरन ओर जो माइनिंग से मिलता है, दूसरा चाहिए हमें कोल, और तीसरा चाहिए लाइमस्टोन। तो तीन हैं हमारे मेनली रॉ मटेरियल, ये क्या हो जाएंगे आपके रॉ मटेरियल हो जाएंगे। तो आपसे कोई पूछे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, तो आप कहोगे सर आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है। इसके अलावा नो डाउट लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, जगह चाहिए, साइट का मतलब जगह चाहिए, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसे रोड, बिजली, पानी, ये सब चीज़ चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेज। आयरन ओर को, इन सब को आयरन और स्टील में कन्वर्ट करने में बहुत सारी स्टेजेज होती हैं ना। द रॉ मटेरियल इज पुट इनटू ब्लास्ट फर्नेस। अब देखो ये जितना भी रॉ मटेरियल है इसको एक फर्नेस में डाल देते हैं, भट्टी में डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, और भट्टी में इसको गलाया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, जो मतलब स्मेल्टिंग मतलब उसको पिघलाना। देखो स्मेल्टिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाई हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आयरन ओर है, इसको आपने भट्टी में डाल दिया, इसको पिघला के इससे आयरन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, मतलब जो और जो जैसे मान लो हम जमीन से क्या खोद के निकाला, आयरन ओर निकाला, इसको आपने किस में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया, भट्टी से क्या निकल गया, आयरन निकल गया। तो आयरन ओर से आयरन निकालना क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब हम इस आयरन ओर को इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करेंगे तो जब जाके आयरन निकलेगा। ठीक है, इट इज देन रिफाइंड। तो इसमें क्या होता है, आयरन ओर को जब भट्टी में गर्म करते हैं तो इसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ मतलब इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाएंगी और प्योर आयरन हमें मिल जाएगा। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील। यहाँ पे जो आउटपुट बनता है वो क्या है, स्टील है, विच मे बी यूज्ड बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। इसको बाकी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं। तो ये रही कहानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बॉस। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा कोयला, बहुत सारा आयरन ओर, बहुत सारा लाइमस्टोन, जब जाके बनता है एक टन स्टील। आपको टन के बारे में तो पता होगा ना, एक टन का मतलब होता है 1000 kg। अगर मान लो आपको 1000 kg स्टील बनानी है तो 1000 kg स्टील बनाने के लिए देखना यार 1 टन, तो डायरेक्ट कह लेते हैं 1 टन अगर स्टील बनानी है तो किस किस से बनेगी, इसके लिए आपको 8 टन तो चाहिए कोल, वाह बहुत सारा कोयला चाहिए। 4 टन चाहिए आपको आयरन ओर चाहिए समझो, और 1 टन चाहिए लाइमस्टोन। क्या चाहिए, लाइमस्टोन। तो बताओ 13 टन खर्च करने के बाद जब जाके मिलेगी 1 टन स्टील, समझ रहे हो, मतलब 12 टन तो वेस्टेज चला जाता है। ऐसे होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। और ये है भट्टी, ये क्या है बॉस, फर्नेस का मतलब भट्टी होती है। फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन ए ब्लास्ट फर्नेस, और इस भट्टी का नाम क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कोक। ये एक बेल्ट है, इस बेल्ट से यहाँ पे इस रॉ मटेरियल को डाल दिया, फिर इसके अंदर इसको पिघलाया जा रहा है। ठीक है, और कचरा यहाँ पे अलग हो जाता है स्लैग, और जो पिघला हुआ आयरन है यहाँ निकल के आ जाता है। यह है ब्लास्ट फर्नेस। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर। स्टील बहुत टफ होती है ना, जो उसको आसानी से काटा जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल सच एज एल्युमिनियम, निकल और कॉपर। आप स्पेशल अलॉय बना सकते हैं स्टील का, अगर उसमें आप क्या ऐड कर दो, एल्युमिनियम ऐड कर दो, निकल कर दो, कॉपर। अलॉय के बारे में आप जानते होंगे, दो मेटल्स को मिलाकर मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल मिला के जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो आपको अगर स्टील का अलॉय बनाना है तो उसमें एल्युमिनियम या फिर निकल या कॉपर ऐड कर सकते हैं। अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। अब जब हम अलॉय बनता है ना स्टील का तो उससे इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है, एबिलिटी टू रजिस्ट रस्ट, जंग नहीं लगती है, ये कैपेसिटी बढ़ जाती है। राइट, स्टील इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। बैकबोन मतलब आप सोचो आज हर जगह ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। आज की डेट में आप देखो हर चीज़ किसकी बनी हुई है, या तो लोहे की बनी हुई है, या स्टील की बनी हुई है, या फिर
जिससे बनाया गया है वो टूल्स और मशीन किसकी बनी हुई हैं, आयरन और स्टील की बनी हुई है। शिप ले लो, ट्रेन ले लो, ट्रक एंड ऑटोज ले लो, सब किसके बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं मेनली मतलब ऐसा नहीं सिर्फ स्टील के, मेनली। इवन द सेफ्टी पिंस नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, जो सेफ्टी पिंस होती हैं, जो 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 सुई होती है वो भी किसकी होती है, स्टील की होती है। ऑयल वेल्स ड्रिल विद स्टील मशीनरी, तेल का कुआं जो होता है उसमें से तेल निकालना है वो भी स्टील की मशीन का बना होता है। स्टील की पाइपलाइंस यूज की जाती हैं ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मिनरल्स आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट, मिनरल्स की जो माइनिंग की जाती है वो भी स्टील के इक्विपमेंट से की जाती है। सो फार्म मशीनरी आर मोस्टली स्टील, फार्म की जो मशीनरी होती है वो भी स्टील की होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो फ्रेमवर्क बनता है, ढांचा बनता है वो भी स्टील का होता है। इसका मतलब यार स्टील हर जगह पे यूज हो रही है, राइट। देखो भाई यहाँ पे दे रखा है द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800, स्टील कैसे बनाई जाती थी, तो आपको रिवर भी चाहिए, है ना। 1850 से 90 के बीच में ये लोकेशन दे रखी है कहाँ कहाँ पर स्टील बनाई, मतलब चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन बदलती हुई दिखाई दे रही है, पहले रॉ मटेरियल के पास, फिर पानी वानी के पास, फिर यहाँ पर इसको दिखा रखा है मार्केट वार्केट के पास। ओके, बिफोर 1800 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर आर इजीली अवेलेबल। 1800 से पहले स्टील इंडस्ट्री को वहाँ लगाया जाता था जहाँ आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता था। ध्यान रखना 1800 से पहले ही बात चली अंग्रेजों के टाइम पे, जहाँ आसानी से आपको पानी मिल जाता था, जहाँ आसानी से आपको पावर मिल जाती थी, वहाँ पर लगाया जाता था स्टील इंडस्ट्री को। बाद में द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर द कोल फील्ड। बाद में 1800 के बाद कहाँ पर लगाया जाने लगा इसको, कोल फील्ड के पास लगाया जाने लगा। एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज, और वहाँ लगाया जाने लगा जहाँ पानी के कैनाल्स अवेलेबल हों और जहाँ रेलवेज अवेलेबल हों। मगर 1950 के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री को वहाँ लगाया जाने लगा जो फ्लैट एरियाज हैं। कैसे एरियाज हैं, फ्लैट एरियाज हैं, सी के आसपास हैं। और किसके आसपास हैं, सी के आसपास हैं। ऐसा इसलिए दिस इज बिकॉज बाई दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। फिर इसको ओशन के पास इसलिए जगह लगाया जाने लगा क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ जाती है, इसका जो रॉ मटेरियल है ओशन के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर आता था। तो 3 लोकेशन 1800 से पहले वहाँ लगाया जाता था आयरन स्टील इंडस्ट्री को, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, वाटर अवेलेबल होता था, पावर अवेलेबल होती थी। 1800 से 1950 के बीच में वहाँ लगाया जाता था जहाँ पर आपका मतलब कोल अवेलेबल है और जहाँ पे आपकी कैनाल्स अवेलेबल है, वहाँ पर इसको लगाया जाता था। मगर 1950 के बाद इसको वहाँ लगाया जाने लगा, या तो सी के पास, फ्लैटलैंड के पास लगाया जाने लगा, ताकि आसानी से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जा सके। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो इंडिया में ज़्यादा क्यों अवेलेबल, मतलब ये स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है, रॉ मटेरियल सस्ता है, चीप लेबर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, इसलिए इंडिया में भी ये ग्रो कर रही है। इंडिया में आपको मैं बताऊं स्टील इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, इस मैप के माध्यम से आप समझ पाओगे। मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये देखो ये वाली जो बेल्ट है ना भाई, ये वाली बेल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारा आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा, यहाँ वाटर की फैसिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आसानी से मिल जाएगी, यहाँ पे आपको चीप लेबर भी मिल जाएगी। ये वो रीजन है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया में स्टील और आयरन और स्टील इंडस्ट्री पाई जाती हैं। देखो ऑल इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन स्प्रेड ओवर 4 स्टेट। 4 स्टेट में ये रीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 स्टेट हैं भाई, देखो नंबर 1 वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मिल जाएगा आपको वेस्ट बंगाल, इसकी जस्ट बगल में मिल जाएगा झारखंड, अच्छा यहाँ नीचे मिल जाएगा उड़ीसा, और इसकी बगल में मिल जाएगा छत्तीसगढ़। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री भाई 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 छत्तीसगढ़। इन 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्री पाई जाती है इंडिया में, याद रखना है ना। इनमें प्लांट के नाम दे रखे हैं, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका। इसके अलावा यहाँ कर्नाटक में भी पाई जाती हैं, यहाँ 2 जगह हैं, भद्रावती और विजयनगर। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगी। सलेम इन तमिलनाडु में भी मिल जाएंगी स्टील इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में कहाँ कहाँ स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है, 4 स्टेट अगर कोई पूछे तो बोलो नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 उड़ीसा, इसके अलावा छत्तीसगढ़। फिर कर्नाटक में 2 जगह मैंने अभी बताई थी,
एक है विजयनगर कर्नाटक में, ऐसे मैप बना के इनको आप लिख लेना। और एक है भद्रावती, यहाँ कर्नाटक में भी ये पाई जाती हैं आयरन और स्टील प्लांट। तमिलनाडु में एक जगह बताई थी सलेम, यहाँ पर भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में एक जगह बताई थी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी आयरन और स्टील के प्लांट है बॉस, ठीक है। तो ये हुआ आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में कम्प्लीटली। अब हम चर्चा करेंगे जमशेदपुर के बारे में, जमशेदपुर प्लांट के बारे में, ठीक है। तो जमशेदपुर आपको पता है कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में, और यहाँ पर स्टील का प्लांट लगा हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कॉल्ड टिस्को। ध्यान रखना 1950 से पहले, या कह लो 1947 से पहले, आज़ादी से पहले भारत में एक ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्लांट हुआ करता था, उसका नाम था टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आज़ादी से पहले भारत में एकमात्र स्टील का प्लांट का नाम बताओ, आप कहोगे सर उसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, और ये प्राइवेट हुआ करता था भाई साहब, टाटा फैमिली का हुआ करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट। जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है 1947 के बाद, तो भारत में बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और कई सारे प्लांट लगाए जाते हैं। जैसे टिस्को स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1907 में, याद रखना टिस्को की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1907 में हुई थी। कहाँ पर? साक्ची नाम की जगह पर। कौन सी जगह पर स्टार्ट हुआ था? साक्ची, जो दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर मतलब मिलता है। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, सुवर्ण रेखा और करकई, झारखंड में। एक नदी का नाम क्या है? सुवर्ण रेखा, और दूसरे का नाम है खरकई रिवर। इनके कॉन्फ्लुएंस पर ये जगह पाई जाती है साक्ची, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। यहाँ पर बना था आपका कौन सा प्लांट? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मतलब यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदल दिया और इसको कर दिया जमशेदपुर। तो ध्यान रखना जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साक्ची, ये याद रखना जमशेदपुर का पुराना नाम है। यहाँ पर क्या लगा हुआ था? देश का पहला स्टील प्लांट लगा था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब लगी थी? 1907 में लगी थी, दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर, कारकई या खारकई और सुवर्णरेखा, राइट। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन कंट्री। तो ध्यान रखना आयरन और स्टील इंडस्ट्री का ये मेन सेंटर है। ये पूरा दे रखा है, ये प्लान दे रखा है साइड का। यहाँ पे टाटा स्टील वर्क्स की कंपनी है, ये नदी है सुवर्णरेखा, ये है खरकई रिवर, और इनके आसपास ये साक्ची वाला एरिया है, ठीक है। और भी चीज़ें दे रखी हैं। साक्ची वॉज चूजन टू सेटअप स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। अब कोई पूछे क्यों इसको चुना गया था, यहीं पर क्यों टाटा ने पहला कंपनी लगाई थी? दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन वेस्ट ऑन दी बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है, नागपुर से कहाँ जा रही थी? बंगाल। पहली बात तो यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरती है। अब आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला रीजन क्यों सेटअप किया गया था? क्योंकि ये मात्र 32 किलोमीटर था। कौन सी रेलवे लाइन से? बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से। इट वॉज क्लोज टू आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट। इसी के पास किसके डिपोजिट थे? कोल, आयरन ओर और मैग्नीज, जो रॉ मटेरियल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इसको चुना गया था। एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट। और पास की, इसके पास में क्या था? कोलकाता हुआ करता था। तो कोलकाता एक इंपॉर्टेंट मार्केट हुआ करता था। तो भाई 3 रीजन यहाँ अब तक मतलब हो जाते हैं। पहला रीजन, एक तो यहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल थी क्योंकि 32 किलोमीटर दूर एक रेलवे लाइन थी, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। दूसरा यहाँ पर भाई साहब मिनरल्स पास में अवेलेबल थे। कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल थे? आयरन और कोल और मैग्नीज। और तीसरी बात है मार्केट भी अवेलेबल था। मार्केट का कौन सा दे रखा है? कोलकाता दे रखा है बॉस, ठीक है। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड। टिस्को को जो कोल मिलता था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को कोल कहाँ से मिलता था? एक कोल की माइन है जिसका नाम है झारिया। याद रखना झारिया झारखंड में, और इंडिया में कोल की सबसे बड़ी माइन जो है इसका नाम है झारिया, ये भी याद रखना है। एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। बाकी इसको आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट मैग्नीज ये कहाँ से लेते थे? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेते थे। खरकई और सुवर्णरेखा रिवर जो हैं ये पानी प्रोवाइड कराती थी। और सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए ताकि इनको बराबर पैसा भी प्रोवाइड किया जा सके।
इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप आफ्टर टिस्को के बाद बहुत सारे और भी प्लांट लगाए गए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर। तो कोई पूछे जमशेदपुर में स्टील कंपनी के अलावा और कौन कौन से प्लांट हैं, तो कहोगे साहब जमशेदपुर में केमिकल्स भी बनते हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स मतलब रेल के इंजन के पार्ट्स बनते हैं, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनते हैं, मशीन बनती हैं, टिन प्लेट बनती हैं, केबल बनती है, वायर बनते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो देश में आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद जैसे ही स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई, इसके बाद बाकी इंडस्ट्रीज भी क्या होने लग जाती हैं, डेवलप होने लग जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो कोई सी भी इंडस्ट्री में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसमें हमें आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती है। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट्स। तो भारत में जो स्टील के प्लांट्स हैं वो दो तरह के हैं, याद रखना। भारत में जो स्टील के प्लांट्स हैं, प्लांट मतलब फैक्ट्री जो हैं, वो दो तरह के हैं। एक तो हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और एक हैं मिनी स्टील मिल्स। मिनी स्टील मिल्स, क्या अंतर है यार इन दोनों में, बस अंतर समझ लो। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वो होते हैं जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कोल का इस्तेमाल करते हैं। और किसका इस्तेमाल करते हैं, कोल का। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लार्ज प्लांट्स होते हैं, ट्रेडिशनल प्लांट्स होते हैं। मिनी स्टील प्लांट्स को मार्केट के पास लगाया जाता है और इसमें छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इसमें रॉ मटेरियल के रूप में स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल होता है। स्क्रैप मटेरियल किसका इस्तेमाल होता है, स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ये भी इसके अंदर आ जाती हैं। अगला हम एग्जांपल देखेंगे जमशेदपुर के अलावा पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में आपको बता दूं ये कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूएसए। तो कोई पूछे यूएसए की स्टील सिटी का नाम बताओ, आप कहोगे सर पिट्सबर्ग, है ना। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेज। इसको भी लोकेशन का फायदा मिला हुआ है। क्या फायदा मिला हुआ है, सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली। एक तो रॉ मटेरियल आप आसानी से मिल जाता है। आयरन और यहाँ पे एक माइन है मिनेसोटा, वहाँ से मिल जाता है। अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, जो 1500 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है यार बहुत नज़दीक भी नहीं है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग is the one of the world's best route for shipping or चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। इसी के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सस्ता मतलब वाटरवे देखने को मिलेगा। द नेम ऑफ ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर, हुरों, ओंटारियो, मिशिगन और एरी। मतलब ये जो प्लांट है ना पिट्सबर्ग जो शहर है, इसके आसपास क्या है, एक रूट है, शिपिंग रूट है। पानी के जहाज यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ 5 लेक मिलके ग्रेट लेक्स बनाती हैं नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर बनाती हैं, नॉर्थ अमेरिका में। तो कौन कौन सी 5 लेक हैं जो मिलके ग्रेट लेक बनाती हैं। तो कोई पूछे ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, पहली बात तो ग्रेट लेक्स कोई पूछे तो आप बताओगे सर ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका में। ग्रेट लेक में कौन कौन सी लेक्स आती हैं, तो 5 लेक आती हैं, याद रखना। होम्स-ट्रेगेस की क्या है, हुरो, ओंटारियो और मिशिगन, एरी और सुपीरियर। सबसे बड़ी लेक इसमें कौन सी है, सुपीरियर। तो याद रखना लेक सुपीरियर लार्जेस्ट है इन 5 लेक्स में, और इट लाइज हाइयर अप स्ट्रीम देन अदर्स। तो जो लेक सुपीरियर है वो ऊपर पाई जाती है, बाकी नीचे पाई जाती है। और यहाँ पर एक रूट बनता है, वाटरवे का रूट बनता है, याद रखना। तो ये वाटरवे का जो रूट है ये इसी के आसपास है अपना पिट्सबर्ग, राइट। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग एरिया। यहाँ पर ट्रेन चलती हैं जो मतलब ओर को, आयरन ओर को कहाँ ले जाती हैं, पिट्सबर्ग में ले जाती हैं ग्रेट लेक से। द ओहियो, मोनोगहेला, एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई। कौन कौन सी नदियों से यहाँ पे पानी मिलता है, ओहियो रिवर, मोनोगहेला रिवर, एलिगेनी रिवर, इनसे यहाँ पे पानी मिलता है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील प्लांट्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम अब यहाँ पे प्लांट बचे हुए हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोगहेला, एलिगेनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग अलोंग विद ओहियो रिवर बिलो इट। तो ये कुछ इन रिवरों के आसपास लोकेटेड है प्लांट्स। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाई बोथ वाटर एंड लैंड रूट। यहाँ पे जो स्टील बन जाती है उसको दोनों तरह से, पानी से भी और ज़मीन से, दोनों से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। इसमें भी इंडिया के जमशेदपुर की तरह और भी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं जो आपकी रेल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती हैं, हैवी मशीनरी प्रोड्यूस करती हैं और रेल्स प्रोड्यूस करती हैं बॉस। यहाँ पर अपना बॉस ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
आई थिंक हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो अपने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया। अभी लेटेस्ट जो मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बॉस, 2 चैप्टर और जल्दी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।